हेलो एवरीवन, मैं रूबी पांडे। आप सबका वेलकम है मेरे इस क्लास में। ये जो क्लास है ये यूपी टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट के बायोलॉजी की क्लास है। इस क्लास में हम पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे और जो भी कंटेंट होगा वो सब सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। सारी चीज़ें सिलेबस के थ्रू पढ़ाई जाएंगी। और जो ये क्लास है इसमें हम थ्योरी विद एमसीक्यूज करेंगे। और जो थ्योरी होगा वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, थोड़ा सा कम ही होगा, लेकिन हम एक बेसिक नॉलेज रखते हुए चलेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में। कि जब हमारे पास बेसिक नॉलेज होता है तो हम चीज़ों को काफ़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सुपर टेट बायोलॉजी की तो उसमें भी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगा जिन्होंने बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है। और एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यूज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके। क्योंकि जब आप एक बार बेसिक नॉलेज को देख लेंगे, बेसिक चीज़ें देख लेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आपको एमसीक्यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और जो फ्रेंड्स यूपी टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी से अप्लाई किए हुए हैं और अभी उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू नहीं हुई है, माने कि अभी उन्होंने बिल्कुल पढ़ना अभी शुरुआत भी नहीं किया है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये क्लास। वो यहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से मैंने काफ़ी बेसिक से पढ़ाना शुरू किया है। और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि जब वो एक बेसिक नॉलेज ले लेंगे और फिर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो उन्हें काफ़ी मज़ा आने वाला है। और जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर चुकी है उन्हें बस एग्ज़ाम की जल्दीबाजी है कि एग्ज़ाम बस जल्दी से आए, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा क्लास होने वाला है कि उन्हें ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर अपने आप को असेस करने के लिए कि उनकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, उन्होंने कितना तैयार कर लिया है। तो ये क्लास सबके लिए है और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। पहले हम थ्योरी करेंगे, कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे तो पहले उसका थ्योरी होने वाला है और थ्योरी काफ़ी बेसिक से होगा, बहुत अच्छा थ्योरी होगा। और फिर हम एमसीक्यूज़ को लेंगे। एमसीक्यूज़ जो होंगे वो काफ़ी बेसिक से शुरू होंगे, उसके बाद हम फिर उनका लेवल अप करेंगे धीरे धीरे कि किसी को समझने में पहले कोई प्रॉब्लम ना हो कि अचानक से कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए। नहीं, शुरुआत बिल्कुल पहले बेसिक से करेंगे कि अगर कोई नया है, बिल्कुल उसने अभी शुरुआत नहीं की है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा हो कि वो आसानी से समझ सके, यहाँ से शुरुआत कर सके। और हम बता दें आपको कि इस क्लास के थ्रू आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर होने वाला है क्योंकि यहाँ पर डेली क्लासेस आएंगी और हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा जो भी हमारे एग्ज़ाम में है, जो भी हमारा सिलेबस में है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल एक नए तरीके से सब कुछ होने वाला है और बिल्कुल नए तरीके से और बहुत जल्दीबाजी ये क्लास जो है बहुत जल्दी में आप सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और तो अगर मैं आपको बताऊँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस। बिल्कुल मैंने पहले एक छोटा सा टॉपिक उठाया है कि लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो वायरस है। जितने भी आज हम बातें करेंगे सब कुछ वायरस के बारे में होने वाला है। तो ये अभी जो इस वीडियो में होगा अभी वो बस थियरी होगा, एमसीक्यूज अभी हम नहीं करने वाले क्योंकि पहले हमने कहा कि हम थियरी को देखेंगे। एक बेसिक नॉलेज हम किसी भी चीज़ के बारे में लेकर के चलेंगे तो पहले हम थियरी को देखेंगे। समझने में हम कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, पहले हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझेंगे, एक बार दो बार, जितनी बार नहीं समझ में आने वाला हम उसे समझेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस तभी हमसे सॉल्व होंगे जब हमारा थ्योरी पार्ट क्लियर होगा। तो पहले हम थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है वायरस, बहुत ही छोटा सा है और बहुत अच्छी इसकी कहानी है। चलिए देखते हैं। हाँ, ये कुछ 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं वायरस पे। पहला है व्हाट इज़ वायरस, हिस्ट्री, शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, बैक्टीरियोफेज, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, लिटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। ये सब वायरस के बारे में बहुत फेमस फेमस चीज़ें हैं। उसका सारा पूरा एकदम
आप बायोडाटा कह सकते हैं वायरस का, सब कुछ इसको हम पहले कवर करेंगे और इसको हम पहले अच्छे से ध्यान से देखेंगे वायरस का क्या है, क्योंकि ये जब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले देखेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा, हमने अपने पॉइंट को पहला उठाया, व्हाट इज़ वायरस। कोई भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर ये है क्या। सो वही पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वायरस। वायरस क्या है। जो वर्ड वायरस है ये एक वेनॉम वर्ड है, उससे ये लिया गया है। वेनॉम वर्ड से वायरस बना है और जो वेनॉम वर्ड है उसका मतलब होता है पॉइजन। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेनॉम वर्ड का मतलब होता है पॉइजन। ये आपने देखा कि वायरस वेनॉम वर्ड से लिया गया है और वेनॉम का मतलब होता है पॉइजन। सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री क्या है कि देखिए, किसी भी चीज़ की जब डिस्कवरी होती है तो उसमें किसी एक साइंटिस्ट का बस हाथ नहीं होता है, किसी एक साइंटिस्ट का पूरा मेहनत नहीं होता है। कई ढेर सारे साइंटिस्ट मिलके किसी चीज़ एक चीज़ का डिस्कवर करते हैं। तो ऐसे ही वायरस भी है, किसी एक ने उस पर वर्क नहीं किया है, ढेर सारे साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया है, तब जाके इसका नाम पता चला, ये है क्या वो चीज़ पता चला है। तो इसमें भी ऐसे ही 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसको बताने में कि इसका नाम कैसे आया, किस चीज़ से बना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ऐसे ही पहले जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहली बार अपना डाउट बताया कि आखिर ये है क्या, तो वो है डिमिट्री इवानोव्स्की। इन्होंने 1892 में एक मोज़ेक डिजीज़ देखा टोबैको लीफ पे। इन्होंने टोबैको लीफ देखा और उस पे ऐसे कुछ धब्बे, मोज़ेक मतलब धब्बे, ऐसे चितकबरे धब्बे उस लीफ पे पड़े हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि आखिर ये क्या हो सकता है, इस लीफ पे कौन सी डिजीज़ हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सा ये स्टोरी बता दें जिससे आपको ये काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने जब उस लीफ को देखा तो उन्होंने उसे ले लिया उस लीफ को, और उस लीफ का इन्होंने एक शैप निकाला जिसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं, मतलब उसका जूस निकाला। उस लीफ का, टोबैको लीफ का इन्होंने जूस निकाला और उस लीफ के जूस को इन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। तो उस जब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास करने के बाद इन्होंने ऐसा क्यों किया कि इन्होंने सोचा कि अगर ये बैक्टीरिया होगा तब तो ये पास नहीं हो पाएगा फिल्टर से, क्योंकि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है उसके पोर्स तो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं ना, तो वो अगर बैक्टीरिया होगा तब तो वो पास नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने यही सोच के इस जूस को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया। उसके बाद इन्होंने उस जूस को, जो हेल्दी लिव्स थी टोबैको की, उस पे इन्होंने उसे छिड़क दिया, लगा दिया। और थोड़े दिनों बाद देखा कि जो हेल्दी लिव्स थी वो भी अब इन्फेक्टेड हो गई। तब तो इन्हें पूरा डाउट हो गया, ये तो कुछ तो है, अगर बैक्टीरिया होता तब तो ये फिल्टर हो जाता, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया से भी छोटा है। तो इन्होंने सोचा या तो ये बहुत छोटा बैक्टीरिया होगा जिसे बैक्टीरिया प्रूफ से भी पास हो गया, या तो कुछ और ही होगा जो ये बहुत ही छोटा होगा, जो ये डिजीज़ कॉज कर रहा है। अच्छा, इन्होंने अपना ये डाउट किया पहले। अब आते हैं बेजरिंग, MW बेजरिंग 1898 में। इन्होंने भी सेम प्रोसेस किया कि एक अनहेल्दी लिव्स को लिया, वही टोबैको लिव्स को लिया, उसका इन्होंने भी वही जूस निकाला और उसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया और हेल्दी लिव्स पे लगा दिया। और इन्होंने भी वही पाया सेम चीज़ की, फिर से लिव्स जो है वो इन्फेक्टेड हो गई हैं। अच्छा, तो इन्होंने कुछ अगर बात करें डिमिट्री इवानोव्स्की से, तो इन्होंने उनसे कुछ अलग कर दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बस इतना नहीं सोचा कि ये तो कुछ हो सकता है, इन्होंने एक नया नाम ही दे दिया। इन्होंने कहा जो ये जूस इन्होंने निकाला, जो एक इन्फेक्टेड लिक्विड पाया, एक ऐसा लिक्विड जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, क्योंकि जो जूस निकाले वही तो इन्फेक्शन, उसी को लगाया तभी तो इन्फेक्शन होने लगा बाकी लिव्स पे। तो उन्होंने उस जूस को एक नाम दे दिया, क्या बोला, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब एक इन्फेक्शियस फ्लूइड। इन्होंने नाम दिया एक इन्फेक्शियस
फ्लूइड, ये जो फ्रेज है ये हमारे क्वेश्चन इस पे बहुत बनते हैं। प्रीवियस ईयर में इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि किस साइंटिस्ट ने ये फ्रेज दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। या तो नाम पूछा जाएगा हमसे या फिर हमसे ये फ्रेज का नाम पूछा जाएगा या साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सब एक क्वेश्चंस के आंसर हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कुछ बस ऐसे ही बोल दिया जा रहा है, नहीं, क्वेश्चंस यही बनते हैं, आने वाले क्वेश्चंस के ये सब आंसर है। बस मैंने मेन मेन टॉपिक उठा करके चीज़ें उठा करके इसमें रखी हैं, तो कुछ इधर उधर नहीं है, सब कुछ बिल्कुल एक सॉलिड चीज़ें हैं। जैसे इन्होंने एक एक्सट्रैक्ट निकाला, जूस निकाला, मैंने भी बस वही किया है। तो बस इन्होंने क्या किया, एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड नाम दे दिया। M.W. विजरिंग ने वो जो फ्लूइड इन्होंने पाया था उसका नाम क्या दिया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। और उसका मतलब क्या होता है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कि ये एक ऐसा लिविंग फ्लूइड जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। अच्छा, अब चलते हैं हम सेकेंड पे। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं, वो क्या कहते हैं, ये हैं स्टेनले, W.M. स्टेनले 1935। इन्होंने एक और नई बात कह दी वायरस के बारे में। अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम वायरस के बारे में, किस चीज़ का बना हुआ है, उसका नाम भी ये लोग नहीं जान रहे, कुछ भी अभी तक बिल्कुल नहीं दिया गया। बस सबको डाउट है, कुछ तो है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, कुछ तो है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो इन्होंने एक और नई चीज़ बता दी वायरस के बारे में कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। ये इन्होंने एक नई बात बता दी, बहुत ही अच्छी बात बताई कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और क्रिस्टल्स जो हैं इसमें ढेर सारे प्रोटीन्स हैं। इन्होंने इतनी बातें ऑब्जर्व की वायरस के बारे में कि इसके क्रिस्टल्स में प्रोटीन है, ढेर सारे प्रोटीन है और इसे क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो ये इतने साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने इन सब के बारे में बताया कि हाँ ये कुछ तो है। और यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ कि नेम किसने दिया था, जो ये वायरस नेम है वो किसने दिया था। तो ओहो, 1 मिनट। ये पॉस्चर लिखा है मैंने, बड़ा मुश्किल से लिखा है मैंने, पॉस्चर लिखा है। इन्होंने ही नाम दिया था, इन्होंने ही बताया कि ये वायरस है। अगर नेम की बात करें कि नेम किसने दिया, तो पॉस्चर ने नेम दिया था। तो जो नेम है वो पॉस्चर ने दिया। और बिस्निंग ने क्या बताया कि जब हम इसे एक टोबैको मोजाइक लीफ पे, इन्होंने जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे पहले टोबैको लीव्स पे किसने दिखा था, तो बिजरिंग ने दिखा था। सबसे पहले बिजरिंग ने देखा था। और और एक क्या थे, इवेनोवस्की, वो भी थे। तो ये सारी इसके बारे में बातें हो गई। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, साइज एंड शेप के बारे में। तो प्लांट वायरसेस आर रॉड शेप्ड, एक ही बस इसका साइज नहीं होता है, कई अलग अलग साइज के होते हैं, कई अलग अलग शेप के होते हैं। एनिमल्स में अलग होंगे, प्लांट्स में अलग होंगे, बैक्टीरिया में अलग होंगे। तो इनका कोई साइज फिक्स नहीं है कि ये ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स वायरसेस और रॉड शेप्ड, बिल्कुल बोल दिया गया। मीजल्स एंड इन्फ्लुएंजा आर स्फेरिकल शेप, बैक्टीरियोफेजेस आर टैडपोल शेप्ड, मम्स एंड पोलियो आर पॉलीहेड्रल शेप्ड। तो यहाँ पे देखिए कि सब में ये अलग अलग शेप के हैं, किसी में ये एक जैसे शेप के नहीं है। तो इनका कोई शेप फिक्स ही नहीं है, बैक्टीरिया में अलग, एनिमल्स में अलग, प्लांट्स में अलग है सब। अब आते हैं बिल्कुल मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है, ये प्रोटीन बना किसका होता है, वायरस किसका बना होता है। वायरस में बस दो चीज़ें होती हैं,
उसमें कई ढेर सारी कुछ नहीं है, बस उसमें दो चीज़ें हैं, दो ही चीज़ों का बना है, प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड कह लीजिए, और इन्हीं दोनों को मिला करके एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन। एक साथ मिला करके न्यूक्लियोप्रोटीन बोल दिया गया। न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन, ये दो चीज़ों का बना होता है वायरस, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। अब हम इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए और आरएनए है, लेकिन इनमें दोनों एक साथ नहीं पाया जाएगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड होगा, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, लेकिन एक ही होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाएंगे। तो हमने देखा कि वायरस बस दो चीज़ों का बना हुआ है, प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल, दोनों को मिला करके, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को मिला करके साथ में न्यूक्लियोप्रोटीन बोल दिया गया। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों चीज़ें साथ में नहीं होंगी। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्रोटीन कोट। देखिए, अगर इनमें जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन है, तो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने अपने चारों साइड, अपने बॉडी के चारों साइड क्या, अपने बॉडी नहीं, अपने जेनेटिक मटेरियल के चारों साइड क्या किया हुआ है, एक प्रोटीन की कवरिंग लगा दी है कि इनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेफ रहे, बिल्कुल उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने एक प्रोटीन की कवरिंग लगा दी है, और प्रोटीन का जो ये कवरिंग है, जो कोट है, इसे कैप्सिड बोला जाता है। ये जो प्रोटीन की कवरिंग है इसे कैप्सिड बोला जाता है। और जो ये कैप्सिड है ये छोटे छोटे कैप्सोमियर्स का बना होता है। कैप्सिड जो है, कैप्सिड का सब यूनिट है कैप्सोमियर्स। ठीक, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कैप्सिड, प्रोटीन कोट जो है वो कैप्सिड बोला जाएगा। कैप्सिड जो है ये कैप्सोमियर्स के बने होते हैं, कैप्सिड के से भी छोटे कैप्सोमियर्स होते हैं, वही ढेर सारे इकट्ठे होकर के एक कैप्सिड बनाते हैं। और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये कैप्सिड। अगर हम आपको एक और स्लाइड दिखाएं तो उसमें मैंने पूरा बताया है। हाँ, ये देखिए, ये एक है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें क्या है, ये जो इसका आरएनए हो गया, ये पार्ट इसका आरएनए है, और ये पार्ट इसका कैप्सिड है, ये कैप्सिड पार्ट है। तो ये जो कैप्सिड है येलो वाला, ये छोटे छोटे कैप्सोमियर्स का बना है। अगर मैं इसे एक को निकालूं और देखूं तो ये छोटे छोटे, इस पे ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे कैप्सिड हैं। ये छोटे छोटे कैप्सिड मिल करके एक कैप्सोमियर मिल करके एक कैप्सिड बनाते हैं। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है कि कैप्सिड का जो बिल्कुल छोटा पार्ट है वो है कैप्सोमियर, सब यूनिट कैप्सोमियर है, और वही प्रोटीन का बना होता है। ये पूरा तो कैप्सिड हो गया, और यही छोटे छोटे जो ये मैंने यहाँ पे दिखाए हैं ये कैप्सोमियर्स हैं, और ये इसका आरएनए पार्ट हो गया, ये वाला आरएनए पार्ट है। और इसी आरएनए को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बीच में एक कैसा पूरा एक बीच में है, ठीक ऐसे ऐसे आया हुआ होगा, और चारों साइड से ये इसे एकदम कवर किए हुए हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। अब ऐसे हम थोड़ा बैक्टीरियोफेज को देख लेते हैं। वो तो प्लांट वायरस था टीएमवी, ये है बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियल वायरस मतलब बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन कॉज करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, और ये वही है। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अलग है उससे। यही चीज़ बोला गया कि वायरस जो है इसका कोई शेप एंड साइज क्लियर नहीं है। ये प्लांट्स पे अलग होते हैं, एनिमल्स पे इनका शेप एंड साइज एनिमल वाले का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है।
तो वो प्लांट का था और ये जो है बैक्टीरिया का है। इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट को डीएनए शो किया गया है। ये डीएनए है। 1 मिनट। ये जो पार्ट डीएनए इसमें शो किया गया है, मतलब क्या आप देख रहे हैं, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड ये डीएनए है। और ये इसका ये वाला पार्ट जो है वो हेड है, ये पार्ट इसका हेड है, ये हेड पार्ट है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आया हुआ है। और ये पार्ट इसका कॉलर, जैसे हम लोगों में हेड के बाद पूरा नेक होता है वैसे इनके पास ये कॉलर है। और ये क्या है, ये शीथ है, आप देख रहे हैं, ये बेसल पार्ट और ये इसका टेल फाइबर। ये हो गया एक बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन कॉज करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और वो टीएमवी था, प्लांट वायरस था, टोबैको लीफ पे इन्फेक्शन कॉज करने वाला, ये हमने देख लिया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है इसमें क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, यहीं से बनते हैं कि बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। आपको पूछ लेगा चार देके, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। हम अगर यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो हम बता लेंगे कि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने उसी पॉइंट पे। हाँ, ये रहा पॉइंट। अब बात क्या आती है, अब बात है कि ये सेलुलर है या एसेलुलर है। इतनी चीज़ें देखने के बाद हमें तो ये पता चल गया कि इसमें तो बस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ही तो है, और कुछ तो है नहीं इसमें। जब ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ है तो ये सेलुलर तो हो ही नहीं सकता, ये तो बस ए सेलुलर होगा। और ए सेलुलर है तो मतलब कि इसमें क्या क्या नहीं है जो कि एक सेलुलर होने के लिए होना, जो चीज़ें होती हैं एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो तो इसमें बिल्कुल नहीं है, बस न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन है। अगर ये एक सेलुलर होता तो इसमें क्या क्या होता, इसमें एक सेल वॉल होता ऐसा, ठीक, इसमें ऐसे जीवद्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है वो होता, न्यूक्लियस होता इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया होता पूरा इसके अंदर, राइबोसोम्स होते। लेकिन ये सारी चीज़ें तो इसमें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें एक लिविंग की हैं। एक लिविंग होने के लिए यही सारी चीज़ें तो होनी चाहिए कि एक न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो। ये सारी चीज़ें तो वायरस में नहीं है, तभी तो इसे एसेलुलर बोला गया है, तभी तो ये एक एसेलुलर है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें ना तो न्यूक्लियस है, ना तो इसमें सेल वॉल है, ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना तो इसमें कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए एक एसेलुलर है, बस इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, बस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, और ये एक एसेलुलर है। अब बात आ जाती है ये पॉइंट कि ये क्या है, एक लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। अभी तक तो हमने देखा कि इसमें सारी चीज़ें नॉन लिविंग वाली हैं, क्योंकि इसमें ना कोई न्यूक्लियस है, सेल वॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब तो ये एक नॉन लिविंग है। लेकिन इसमें बोल दिया जा रहा है कि लिविंग भी है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कड़ी है, एक लिंक है। तो ये लिविंग का इसमें क्या कहाँ से हो गया ये, आइए वो भी देखते हैं। एक लिविंग कैसे हो गया, जब तक ये एक फ्री इन्वायरमेंट में घूमता रहता है, जब तक इसे कोई एक लिविंग होस्ट नहीं मिलता है, ये एक नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही ये एक लिविंग होस्ट पे आता है, ये बिल्कुल लिविंग हो जाता है। लिविंग होस्ट पे आते ही ये एक लिविंग हो जाता है। और जब तक ये इन्वायरमेंट में बिल्कुल फ्रीली घूम रहा है तब तक ये नॉन लिविंग है। इसीलिए इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक बोल दिया गया है। अभी ये एज अ लिविंग कैसे काम करता है वो हम आपको आगे दिखाते हैं। अभी तो बता दिया, इस पॉइंट को क्लियर कर दिया। तो हमें यहाँ से बस कितनी चीज़ें पता चली कि एक तो इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है इसका, वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, प्रोटीन होगा इसमें, इसे दोनों को मिला करके न्यूक्लियो प्रोटीन बोल दिया गया। और इसमें चारों साइड जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसमें एक
प्रोटीन का कोट होता है जिसे कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड जो है छोटे छोटे कैप्सोमियर्स का बना होता है। ये एक एसेलुलर है और ये एक लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, बैक्टीरियोफेज जो मैंने अभी आपको दिखाया था स्लाइड में, ये वाला बैक्टीरियोफेज। अब इसकी हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज की। देखिए, जनरली बैक्टीरियल वायरसेस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक, बहुत ही कम ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया इमेज में, वो क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड था। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जनरली मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एक जो बैक्टीरियल वायरस होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है, उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो इसे हमें बढ़िया समझ लेना है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, एक बताया जा रहा है कि काफ़ी बार ऐसा होता है, अधिकतर यही पाया जाता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा, इसे इरेज कर देते हैं। अब क्या है, क्लासिफिकेशन। ये बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे लिखा गया है 3 चैन, क्लासिफिकेशन में लिखा गया है 3 चैन। जो वायरस है इसे 3 बस बेसिस पे क्वालिफाई किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, सॉरी। क्या है, फाइटोफैजिनी, मतलब फाइटो वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, मतलब प्लांट्स। ठीक, फाइटो वर्ड जो है ये प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, प्लांट्स को। तो ये है फाइटोफैजिनी। जनरली प्लांट्स है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये बिल्कुल याद करने वाली बात है कि जनरली प्लांट्स है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ऐसे हम याद कर सकते हैं, क्या, पी और आर, प्लांट और आरएनए। कैसा, सिंगल स्टैंडर्ड। यहाँ पे एस भी लिख ले, PRS। जो प्लांट्स होते हैं इनमें जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। अब हम जूफैजिनी की बात करें, जू मतलब क्या, एनिमल्स। जैसे फाइटो प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही जू मतलब एनिमल्स को रिप्रेजेंट करना। एनिमल वायरसेस अदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एनिमल्स पे वायरसेस का इन्फेक्शन होना, जल्दी उनसे प्रभावित हो जाना ज़्यादा बनता है। क्यों, क्योंकि इनमें सारे टाइप के पाए जाते हैं। इनमें आरएनए, डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड सभी टाइप के पाए जा सकते हैं। इसीलिए इनमें ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। तो इनमें क्या बोला, एनिमल वायरसेस आइदर सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, या तो सिंगल हो सकते हैं या तो डबल हो सकते हैं, और आरएनए और डीएनए दोनों हो सकते हैं। ये हो गई। फैजनी मतलब क्या, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल वायरसेस। ये हो गया 3 चैन हो गया। वायरसेस को 3 बेसिस पे बस क्लासिफाई किया गया है, फाइटोफैजनी, जूफैजनी और फैजनी। ये हो गई इतनी बातें। अब हम आते हैं वायरल डिजीज़ के बारे में। कुछ वायरल डिजीजेस हैं और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नहीं कुछ तो यही एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा इनमें वायरल डिजीज़ है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है वायरल डिजीज़ में, मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्ब्स है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, पोलियो है, और लीफ रोलिंग। ये कैसा है, ये प्लांट्स में पाया जाने वाला है। लीफ कर्लिंग भी है, येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग, ये प्लांट्स का है। रेबीज एनिमल्स का है। फुट एंड माउथ, ये एनिमल्स का है। ये कैटल्स में पाया जाता है, हमें याद रखना है। कैटल्स में ये काफ़ी फेमस वायरल डिजीज़ है। उसके बाद शुगर केन मोज़ेक, ये कुछ डिजीजेस हैं जो हमें बिल्कुल याद रखनी है। हमारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से ये आ जाते हैं, कुछ नहीं तो यही क्वेश्चन आ जाता है। और जितने भी मतलब एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी कॉमन है कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ का पूछा जाना, तो ये तो हमें बिल्कुल याद ही रखना है। अब आते हैं 7 नंबर पॉइंट पे, क्या है, लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। अगर हम लिटिक साइकिल की पहले बात करें तो इसमें बस एक लाइन में ये बस बिल्कुल कहा जा सकता है कि वायरस का किसी बैक्टीरिया पे, ये हमें ध्यान में देना है कि बैक्टीरिया पे
जो उसका इन्फेक्शन कॉज करने का जो एक प्रोसेस है उसी को लिटिक साइकिल बोला जाता है। कि कैसे एक वायरस एक बैक्टीरिया पे डिजीज कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, उसी को लिटिक साइकिल बोला जाता है। ये हमें ध्यान में देना है कि एक बैक्टीरिया पे जो लिटिक साइकिल होता है ये बैक्टीरिया का होता है कि बैक्टीरिया पे कैसे वायरस डिजीज कॉज करता है, कैसे एक इन्फेक्शन होता है। लिख लेते हैं बैक्टीरिया। अभी लिखने वाला प्रोसेस थोड़ा स्लो है, ठीक है। हाँ, तो लिटिक साइकिल क्या है कि एक बैक्टीरिया पे वायरस कैसे डिजीज कॉज करता है, उसमें जो आने वाले स्टेप्स हैं, किस तरीके से वो उनके वॉल से चिपकता है, अभी हम ये सब देखेंगे। इसी को एक लिटिक साइकिल बोला गया है। तो पहला जो प्रोसेस है इसमें एडजॉर्प्शन है। मतलब क्या कि वायरस जब बैक्टीरियल सेल से चिपकता है उस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन बोला जाता है। ये बात हो गया। अब हम पेनिट्रेशन की बात करें। अच्छा, एक मिनट, मैंने इसका स्लाइड रखा है यहाँ पे, उससे काफ़ी बढ़िया समझ में आएगा। हाँ, ये रहा। तो अभी क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, जो ग्रीन वाला पार्ट है ये बैक्टीरिया है और ये रहा अपना वायरस। ठीक, अब बैक्टीरिया पे ये वायरस जाके अटैच हो गया। आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया पे जाके ये अटैच हो गया है, तो इसे बोल दिया गया है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन हो गया, नहीं, ये एडजॉर्प्शन हो गया। ठीक, अब क्या होगा, एडजॉर्प्शन होने के बाद अब पेनिट्रेशन, जो सी वाला है ये पेनिट्रेशन है, ये क्या था, ये था हमारा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हो गया। सी वाला क्या हो गया, पेनिट्रेशन। पी से पेनिट्रेशन हम ऐसे नोट कर लेते हैं। ठीक, पेनिट्रेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो सेल है उसे वायरस पेनिट्रेट करता है, उसमें एक छेद बनाता है, अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के सेल में पास करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल हो गया रेड वाला, उसको इसने पेनिट्रेट करके पास कर दिया बैक्टीरिया के सेल में। तो ये क्या हो गया, ये पेनिट्रेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक, अब जो डी है इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि अभी तो वो इंटर कर चुका है। अब जो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसे वायरस खुद के लिए यूज करता है। उसके अंदर, वायरस के अंदर तो कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस है नहीं, तो ये बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक प्रोसेस को यूज करता है अपने रिप्रोडक्शन के लिए। अपने रिप्रोडक्शन के लिए ये बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक प्रोसेस को यूज करता है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या मतलब कि कुछ केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स को ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए यूज करेगा। तो ये अपना डीएनए और बैक्टीरिया का वो केमिकल्स, ये दो चीज़ें छोड़ करके बाकी का जो बैक्टीरिया के अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें ये सब डिस्ट्रॉय कर देता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेक किया गया है, ये सब छोटे छोटे, ये इसने पूरा ब्रेक कर दिया। यहाँ पर अगर हम सी वाले में बात करें तो बस डीएनए ही, डीएनए नहीं, जेनेटिक मटेरियल ही बस सेल के अंदर इंटर करता है और बाकी ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है ये बाहर ही रहता है। बस जेनेटिक मटेरियल ही अंदर इंटर करता है। और यहाँ पर क्या हुआ कि उसने, वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल और बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उन सारी दो चीज़ों को छोड़ करके बाकी जो इतनी भी सारी चीज़ें थी एक सेल के अंदर, उसने इसे सब डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक, और इसे बोलते हैं अनकोटिंग। ये तो मैंने नहीं बताया, इसे बोलते हैं अनकोटिंग, जो वहाँ पे मैंने लिखा था, इसे बोलते हैं अनकोटिंग। कुछ ऐसा हो गया, फिर से लिख देते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, इसके वायरस में के पास अपना कोई जेनेटिक, अपना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है, बस इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए, उसमें रिप्रोडक्शन होने के लिए कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस चाहिए ना, तो उसे ये बैक्टीरिया से लिया, बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक प्रोसेस इसने अपने रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया। अब जो नेक्स्ट आता है वो है सिंथेटिक फेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब वायरस में क्या हो रहा है कि ये नए नए वायरल पार्टिकल जो हैं सिंथेसाइज हो रहे हैं,
एक डीएनए ब्रेक हुआ, 2 डीएनए पार्टिकल बनाया, फिर वो ब्रेक हुआ, फिर उसने यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है, इसे बोलते हैं डुप्लीकेशन। एक से जब 2 पार्टिकल बनते हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये होता है सिंथेटिक फेज, यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं, सिंथेटिक फेज हो गया ये, ठीक। ये सिंथेटिक फेज हो गया। और ये क्या है, अब यहाँ पे देखिए कि सिंथेटिक फेज में क्या हुआ कि नए नए वायरल पार्टिकल बने, मतलब क्या कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो तो 1 से 2 में हो गया, उनका बनना हुआ, प्लस जो प्रोटीन था साथ ही साथ वो भी बनते रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल बनते हैं, मतलब जो भी आरएनए डीएनए है उनमें डुप्लीकेशन हो रहा है, वो बन रहे हैं, और प्रोटीन भी बन रहा है, क्योंकि प्रोटीन भी तो उन्हें चाहिए अपने आप को कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए प्रोटीन भी तो चाहिए, तो प्रोटीन भी बन रहा है साथ में। अब हम एफ पे आते हैं, तो एफ क्या है, मैचुरेशन। अब यहाँ पे ये बिल्कुल बन करके तैयार हैं। अब इनमें क्या होगा कि डीएनए है, इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए है, उनके चारों साइड क्या होगा, प्रोटीन की कवरिंग बन गई। अब ये बिल्कुल मेच्योर होके तैयार हैं। और यहाँ पर क्या होता है, आप देख रहे हैं कि जो इसका वॉल है ये ब्रेक हो गया, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये इन्होंने ब्रेक कर दिया, ठीक। तो हमने देखा कि ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये ब्रेक हो गया, और जो यहाँ पर नए बने हुए वायरस हैं वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो एफ वाला है इसे बोलते हैं रिलीज, इसे बोलते हैं रिलीज। यहाँ से बैक्टीरिया बन करके अब वायरस बन करके रिलीज हो गया था। हम एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं कि यहाँ पर पहला जो था ये है पेनिट्रेशन, कि एक वायरस आया बैक्टीरिया के सेल पर, वहाँ से नहीं, पहला जो है एडजॉर्प्शन है, ए फॉर एडजॉर्प्शन। तो यहाँ से एक वायरस आता है बैक्टीरिया सेल से, बैक्टीरिया के सेल से बिल्कुल उससे जुड़ जाता है, चिपक जाता है। और सी वाले में पेनिट्रेशन हो रहा है कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया के सेल को पेनिट्रेट करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल उसके सेल में पास कर देता है, रिलीज कर देता है। अब जो डी वाला है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अनकोटिंग हो रहा है, मतलब कि वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल और बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो केमिकल्स हैं उसे छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को ये डिस्ट्रॉय करता है। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो यहाँ पे हैं, इसने वायरस ने बैक्टीरिया के सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, अपनी चीज़ें बचा ली हैं बस। ई वाले में सिंथेटिक फेज है, यहाँ पर नए नए वायरस पार्टिकल जो हैं, वायरस हैं, वो सब सिंथेसाइज हो रहे हैं। नए जो जेनेटिक मटेरियल है उनमें क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, आरएनए या डीएनए जो भी है वो सब डुप्लीकेट हो रहे हैं, और नए इसमें प्रोटीन पार्टिकल्स भी बन रहे हैं जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक। लास्ट वाला क्या है, रिलीज है। अब ये सब बिल्कुल बन गए हैं, मेच्योर हो चुके हैं, और अब ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, बिल्कुल उसका सेल वॉल जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जो ये पार्टिकल्स हैं वायरस के नए बने हुए जो न्यूली वायरस हैं वो सब यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। ये पूरा हो गया प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे बताया कि पहला जो है वो एडजॉर्प्शन है, इसे इरेज कर देते हैं, एक मिनट। पहला एडजॉर्प्शन है हमने देखा, दूसरा पेनिट्रेशन है, तीसरा अनकोटिंग है, चौथा सिंथेटिक फेज है, और पांचवा क्या है, रिलीज है। पहले वायरस जो है बैक्टीरिया के सेल से चिपक जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, फिर उसके बस मेटाबॉलिक केमिकल्स को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को उसको ब्रेक कर देगा। और सिंथेटिक फेज कि नए नए पार्टिकल्स यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे, नए नए वायरस सिंथेसाइज होंगे, उसके बाद यहाँ से वो रिलीज हो जाएंगे। अब हम लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें, है वही चीज़, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या हो रहा था कि तुरंत वो जा रहे थे, इंटर कर रहे थे, डीएनए इंटर कर रहा था, डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल, और उसके बाद वो वहाँ से तुरंत बनना शुरू हो जा रहे थे और उसको इन्फेक्शन कॉज हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, देख लेते हैं। अ फॉर्म ऑफ वायरल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ अ बैक्टीरियोफेज विद, ये विद है, दैट ऑफ अ 1 मिनट, दैट ऑफ अ, हाँ, दैट ऑफ अ होस्ट। फिर से पढ़ते हैं। अ फॉर्म ऑफ वायरल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड ऑफ अ बैक्टीरियोफेज विद दैट ऑफ अ होस्ट।
कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया में इंटर तो कर जाता है, लेकिन वो उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ खुद भी वो अपना जेनेटिक मटेरियल बनाता रहता है और वो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, बस उनके साथ वो बढ़ता रहता है। जैसे हम ये मान लें कि ये उसका नया कोई पार्टिकल बना बैक्टीरिया का, तो यहाँ पर वो भी अपना नया पार्टिकल बना लिया। ठीक, एक पार्टिकल बना तो उसने अपना भी वहाँ से डुप्लीकेशन हुआ, तो साथ ही बैक्टीरिया का जब डुप्लीकेशन हुआ उसके जेनेटिक मटेरियल का, तो वायरस भी साथ में उसका भी डुप्लीकेशन हो गया। फिर वहाँ पे ये नया बना तो उसका भी डुप्लीकेशन, ऐसे वो उससे जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये उससे जुड़े रहते हैं, कोई इन्फेक्शन काज नहीं करते। कब कर देंगे ये भी नहीं पता, लेकिन अभी वो बिल्कुल शांति से इस फेज में रहते हैं। जो लाइसोजेनिक साइकिल, इसमें यही खासियत है, वो तुरंत इन्फेक्शन काज नहीं करते। बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएंगे, उसके सेल के अंदर बिल्कुल शांति से पड़े रहेंगे। जैसे जैसे उनका डुप्लीकेशन होगा, ये भी अपने जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन करते रहते हैं और कुछ नहीं करते। कोई यहाँ पे क्या हो रहा था कि डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे लिटिक साइकिल में, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उनके प्रोसेस के साथ खुद भी इनका काम चलता रहता है। बस ये दो साइकिल हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब बात आती है वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। वायरस को तो हमने देख लिया न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, लेकिन ये वायरॉइड्स और प्रियॉन्स क्या है। वायरॉइड्स जो है टीओडीनर ये वायरॉइड्स को देने वाले हैं। इन्होंने इसको डिस्कवर किया, वायरॉइड्स को डिस्कवर किया टीओडीनर ने। अब टीओडीनर ने क्या बताया कि जो वायरॉइड्स है इसमें बस न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड लैग्ड प्रोटीन कोड। ठीक, कि अगर हम किसी वायरस का प्रोटीन पार्ट हटा दें तो उसका बस न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट बचेगा, और यही वो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट जो वायरॉइड्स कहलाता है। वायरॉइड्स में बस न्यूक्लिक एसिड होता है। हमें बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वायरॉइड्स के लिए हमें वायरस का प्रोटीन वाला पार्ट हटा देना है और न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट बचेगा। तो ये एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो इन्फेक्शियस है, डिजीज कॉज कर रहा है, तो ये वायरॉइड्स हो गया। न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट बस रहेगा और प्रोटीन पार्ट जो है वो नहीं रहता है। ये क्या स्मॉलर देन आरएनए पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज होता है वायरॉइड से। ये हमें याद रखना है, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज जो है ये वायरॉइड से होता है। ठीक, तो अगर हम वायरस का प्रोटीन वाला पार्ट हटा दें तो बस न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट बचा, और यही न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस होता है, डिजीज कॉजिंग होता है। अब प्रियॉन्स की बात करें तो प्रिजनर ने दिया था, इन्होंने क्या बोला कि इन्फेक्शियस प्रोटीन, बस वायरॉइड्स का एकदम अपोजिट है कि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड बस था और यहाँ पर बस प्रोटीन है। अगर हम वायरस का न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट हटा दें, बस प्रोटीन पार्ट बचा, और ये एक ऐसा प्रोटीन जो कि इन्फेक्शियस है, डिजीज कॉजिंग है, तो ये प्रियॉन्स है। तो वायरॉइड्स में प्रोटीन नहीं होगा और प्रियॉन्स में न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, तो ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है। प्रियॉन्स एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है। अब प्रियॉन्स से होने वाले डिजीज़ बहुत ही फेमस डिजीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देख लेते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज़ इन कैटल्स। ये कैटल्स में डिजीज़ होता है, ये हमें याद रखना है। या तो डिजीज़ का नेम पूछ लिया और पूछा गया किस में पाया जाता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये एक मैड काउ डिजीज़ है कैटल्स में, शॉर्ट में इसे BSE बोला गया, ये हमें याद में रखना है BSE डिजीज़। फिर है CR जैकोब डिजीज़ CJD इन ह्यूमंस, ये ह्यूमंस में डिजीज़ है। तो प्रियॉन्स से दो बहुत ही फेमस डिजीज़ हैं, पहला है BSE, दूसरा है CJD। BSE जो है वो एक मैड काउ डिजीज़ है और जो CJD है वो एक ह्यूमन डिजीज़ है। तो हमने वायरॉइड्स में देखा कि वायरॉइड्स में न्यूक्लिक एसिड बस होता है, प्रोटीन जो होता है वो लैक्ट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रियॉन्स में बस प्रोटीन होता है, प्रियॉन्स को एक इन्फेक्शियस प्रोटीन भी बोला जाता है, और इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। ये सारी बातें हो गई। अब आता है क्वेश्चन। तो आज के लिए बस मैंने कहा था कि मैं थ्योरी पार्ट कंप्लीट कराऊंगी, क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, तो
थियरी पार्ट आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी बेसिक से था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे भी अच्छा लगा पढ़ा करके। और ये पहला क्वेश्चन है, तो जितना मैंने अभी पढ़ाया है उतना अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, आप लोग को इसका आंसर तो पक्का करना है। और आपको थियरी पार्ट कैसा लगा ये भी बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। ये एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक होमवर्क क्वेश्चन है। और एक बात जो आप लोग को, एक चीज़ आप लोग को और करना है, एक तो आपको इसका आंसर करना है, बिल्कुल ये कंपलसरी है कि अगर आपने थ्योरी पार्ट देखा है, आपको समझ में आया है, तो आप इसका आंसर ज़रूर कीजिए। और एक बात ये आपको ये भी करना है, लिख देते हैं, लाइक करना है प्लस सब्सक्राइब करना है, ठीक, ये चीज़ करनी ठीक है। बस आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से देखा है, आपको समझ में आया है, तो आप इसका आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। और आपको ये भी चीज़ें करनी है, लाइक एंड सब्सक्राइब वाली चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ आएंगे, क्योंकि हमारा थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, और थोड़ा सा हम चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग भूलें ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।